नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम होने हैं और उसके लिए हम रेगुलर क्लासेज आपको अपलोड करके दे रहे हैं। जल्द ही आपके एग्जाम होंगे तो आपके पास कुछ समय का टाइम है। इसमें रेगुलर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपका भी इस बार सिलेक्शन हो सके। इससे पहले मैंने रीजनिंग के पार्ट अपलोड किए हैं। ये दूसरा पार्ट है मिक्स क्वेश्चंस का। एक पार्ट मैंने पहले से आपको अपलोड करके दे दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। ये दूसरा पार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बस आपको 2S का फॉर्मूला यूज करना है। सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपको भी रोज़ नई वीडियो दे सकें। हमारी पुरानी प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन, और साथ ही प्लेलिस्ट है डीआरडीओ ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र सीरीज एग्जाम के लिए है, यानी कि एग्जाम से 2-3 दिन का यदि आपके पास टाइम बचा है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन प्लेलिस्ट को देखिए। बढ़ते हैं आज की हमारी नई क्वेश्चन में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये हमारी है पीडीएफ, आप इसे जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपके लिए 700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ आपको मिलती रहती है क्लासेज की। और यदि आपको लिंक से डाउनलोड नहीं करना आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पूरी डीआरडीओ सिलेबस पर बनाई गई है तो आपके लिए मोस्ट सुटेबल और इम्पोर्टेंट रहेगी। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर भी आप साथ साथ करते रहिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस हर एग्जाम में आता है, आपके भी आएगा, और 10th लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस सेंटेंस को पैसिव में बनाना है, लेकिन टेक्नीशियन ए के एग्जाम में क्या हुआ था, एक पैसिव का सेंटेंस देकर एक्टिव में पूछ लिया था। तो हो सकता है आपके भी ऐसा पूछ ले, तो आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखिए पहले आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, क्या है। तो सेंटेंस आपका कह रहा है, द कमिटी विल सेंड आउट इनविटेशन लेटर्स नेक्स्ट वीक। अब आपको देखने हैं कि पैसिव में क्या करते हैं। एक्टिव में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और आपके एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप कहेंगे वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इनविटेशन इनविटेशन लेटर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, और चारों ऑप्शन में यही दे रखा है, तो आप इससे भी पहचान कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। इनविटेशन लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है, चारों में ये दे रखा है। ऑब्जेक्ट के बाद जो आपकी एक्टिव की होती है हेल्पिंग वर्ब, उसका मॉडिफाई रूप यूज किया जाता है, यानी कि विल है। एक्टिव में यदि विल हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में आपकी आ जाती है विल बी या सेल भी आती है। और सेल किसके साथ आता है तो आपको सभी को पता है, लेकिन यहाँ तो विल आएगा। सेल आई और वी के साथ आता है, और आजकल सभी के साथ विल यूज करने लग गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनविटेशन लेटर्स विल बी, इसमें भी विल बी दे रखा है, तो ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन पहला और ये वाला और ये वाला, यानी कि अब देखिए जिसमें भी विल भी है वो आंसर होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले वाला कट गया। पहले वाले पर आप ध्यान नहीं देना है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाती है मेन वर्ब, और पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें देखिए सेंडिंग यूज कर लिया, ये नहीं आएगी। इसमें देखिए सेंड यूज कर लिया, ये भी नहीं आएगी। अब आपके पास बचा केवल एक ऑप्शन, तो आप इसे टिक कर सकते हैं एग्जाम में जब आपके पास टाइम कम हो। अभी नहीं करना है, अभी पूरा देख लीजिए। तो थर्ड फॉर्म यूज कर ली, सेंड आउट। सेंड आउट कर दिया, सेंड आउट का क्या कर दिया, सेंड आउट। अब देखिए जो आपका लेटर है नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक लिखना है, और लास्ट में लिखना है आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है द कमिटीज, तो हमने लिख दिया द कमिटीज। लेकिन सब्जेक्ट से पहले आता है बाई, तो बाई भी लगा दीजिए। सेंटेंस बना है, इनविटेशन लेटर विल बी सेंट आउट नेक्स्ट वीक बाय द कमिटी। ये आपके जो अदर्स पार्ट होते हैं ना, टाइम वाले, टाइम जो प्रेजेंट करते हैं, प्लेस जो प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ना समय और जगह बताते हैं, उनको चेंज नहीं करना, उनको जिस जगह है वहीं रखना है। ऐसा नहीं कि पहले द कमिटी लिखकर फिर नेक्स्ट वीक लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है।
आगे बढ़ते हैं। आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन इन ऑप्शंस। इस सेंटेंस के पार्ट आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन ईरर, यानी कि एक त्रुटि वाले पार्ट को चुनना है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड नाउ। ये सेंटेंस यदि देखते हैं तो 10th लेवल का बच्चा गलती बता देगा। क्या बताएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी कि आपकी मदद कर दिया, या इस प्रकार से बनता है इफ आई हैड न्यू। इफ हेड आई हैड न्यू का मतलब क्या होता है, हेड, हेज और हेव, तीनों को ध्यान रखिए। इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की आती है तीसरी फॉर्म। यहाँ देखिए हेव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, लेकिन यहाँ देखिए हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी। और नाउ की तीनों फॉर्म यदि आपको याद है तो मैं बता दूं, नाउ की फॉर्म होती है नाउ, न्यू, और तीसरी फॉर्म क्या होती है आपको इस प्रकार से नाउन। ये वाली तीनों फॉर्म होती है। यानी कि हैव के बाद यदि ये यूज होती तो हम सेंटेंस को सही कह सकते थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी है, यानी कि ये सेंटेंस आपका गलत दे रखा है। गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हेड न्यू में गलती है, हेड नाउ में गलती है। यहाँ आपके हेड नाउन आना चाहिए था, लेकिन हेड नाउ दे रखा है। ईरर इसी पार्ट में है। पहचान कर लिया ना। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा हो। इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट हमने टेस्ट सीरीज जी लॉन्च की, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये मैंने आपको तीनों फॉर्म याद करवा दी है, क्योंकि फॉर्म वाली ही होती हैं ज़्यादातर। मेन वर्ब की गलती होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब की गलती होती है, तो आपको वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, गलतियाँ आपको ईजिली मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनीम सिनोनीम की क्वेश्चन आएंगे, और आपको मैं कहूँगा यदि आप एग्जाम सेंटर पर ट्रेन बस से जाते हैं ना, तो गूगल का एक मैप आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन से जाते हैं तो ध्यान रखिए, वेयर इज माई ट्रेन। एग्जाम सेंटर दूर दूर आए हैं तो आई होप सभी ट्रेन से जाएंगी, तो आपका एक ही पता है, सब जानते हैं इसे, वेयर इज माई ट्रेन। इस प्रकार से आपका ऐप है, और वो ऐप किसका है, गूगल का बनाया हुआ है। गूगल एलएलसी इसके जो है आपके पब्लिशर है, और गूगल प्ले स्टोर पर उन्होंने पब्लिश किया है। तो इस ऐप को यदि यूज करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया था शायद यूपी मेट्रो या इसी प्रकार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ये क्वेश्चन यदि किसी बच्चे ने गूगल मैप उस टाइम यूज किया था तो एग्जाम में दूसरे दिन इसका क्वेश्चन सही हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, डिपार्ट का आपको पूछ लिया है एंटोनियम, यानी कि विलोम शब्द। डिपार्ट और अराइव। गूगल मैप में जब कहीं ट्रेन आती है तो कहते हैं पहुंच गई है, अराइव्ड, इस जगह पहुंच गई है। जैसे बीकानेर जंक्शन अराइव्ड ऐसे लिखा आता है। फिर जब बीकानेर जंक्शन को आगे निकलती है या पार कर देती है तो कहते हैं डिपार्टेड बीकानेर जंक्शन, इस प्रकार से लिखा होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर पाएंगे, सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है, और उस टाइम यूपी मेट्रो में पूछा गया था। अभी का पेपर है जस्ट, और ये क्वेश्चन आप सभी का भी सही हो सकता है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन न पूछे, लेकिन कोई और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। डिपार्ट यानी कि किसी को पार करना, या फिर क्रॉस कर देना, या फिर उससे निकल जाना। और अराइव यानी कि उस जगह पहुंच जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेल्ड कर का क्वेश्चन भी आया था, और उसमें थे डीआईडीओ टेक्नीशियन ए में आया था। निरक्षर को इंग्लिश में कहते हैं ना इरिटेट, इस प्रकार से इलिटेट, उसका क्वेश्चन पूछा गया था, और 4 ऑप्शन थे, वो सभी कर सकते थे। यानी कि निरक्षर जो अनपढ़ होता है उसका इंग्लिश वर्ड लिखा था, और कहा था कि आपकी निरक्षर इसका स्पेल्ट यानी कि सही कौन सा है, करेक्ट स्पेल्ट बताइए। सही से जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो आपको पहचान करनी थी। इसमें आपके सेपरेट यानी कि पृथक का दे रखा है, तो सेपरेट की ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सेपरेट यानी कि अलग, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्पेलिंग आपको वर्ड पावर थोड़ी बढ़ानी है ताकि सही हो जाए। सेपरेट यानी कि निरक्षर इस प्रकार से होती है, ये वाली स्पेलिंग ध्यान रखनी है। एक बार जब एसटीए की एग्जाम में आई थी उस टाइम कंटिन्यूज की पूछी थी, यानी कि निरंतर, लगातार, इस प्रकार से जो कंटिन्यू की स्पेलिंग होती है वो वाली पूछी थी। एक और थी जिसमें पूछी थी कोई, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड थी, एजुकेशन से रिलेटेड स्पेलिंग थी, उसकी पूछ ली थी। तो आप उनकी जरूर प्रैक्टिस करें। डीआरडीओ पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने
एसटीएबी टेक्नीशियन ए के पेपर सारे करवाए हैं, जैसे बच्चों ने क्वेश्चन बताए थे उनके, तो आप उनको भी देखिए ताकि एग्जाम का कुछ अंदाजा आपको भी लग सके। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो एडमिन एंड अलाइन है, उनका टेक्नीशियन ए था, तो मेरा क्या सेम होगा। हाँ, एक चीज सेम है आप में, जनरल अवेयरनेस उनके भी था, आपके भी है, मैथ उनके भी थी, आपके भी है, इंग्लिश आपके भी थी, उनके भी थी, और साथ में रीजनिंग। और उनके जो आईटीआई वालों की जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके 10th लेवल के ही आते हैं। आईटीआई वालों को केवल 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं, आईटीआई 10th लेवल पर ही होती है। उनके एक और पार्ट जुड़ा हुआ था 80 नंबर का, वो था उनकी खुद ट्रेड थ्योरी, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी थी, फिटर वालों को फिटर थ्योरी। लेकिन ये जो नॉन टेक का पार्ट है, ये आपका और उनका सेम है, उनको भी पढ़ लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। छोटा सा लेक्चर मैंने आपको बीच में दे दिया है ताकि आपका मार्गदर्शन हो पाए। क्वेश्चन पूछा है जनरल अवेयरनेस में, एक विशिष्ट समय अवधि यानी कि एक सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है। ये परिभाषा सबने याद कर रखी है, इसे कहते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की परिभाषा होती है। और देखिए ये विशिष्ट समयावधि क्या है, ये भी याद कर लेना है। सामान्यतः 1 वर्ष, तो भारत में ये विशिष्ट समयावधि कब से शुरू होती है, तो ये आपकी शुरू होती है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, और खत्म कब होती है, 31 मार्च पर एक वर्ष आपके खत्म होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारत में नया वित्तीय वर्ष कब तक होता है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये वाले आपको। राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। राजकोषीय घाटे की परिभाषा मैंने पहले आपको करवा रखी है। अब देखिए ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया था, और ऐसे डीआरडीओ क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। इसको आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इसके बारे में और जानकारी गूगल से मिल सके तो ले लीजिए, मैं केवल इसका आंसर बताऊंगा। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि साइंस इंस्टीट्यूट नामक प्रसिद्ध संस्थान इनमें से किस शहर में है, तो बंगलुरु इसका राइट आंसर है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, या प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। महासागर दिवस का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ तो लिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया, यानी कि इसका आंसर इन्होंने जो माना है वो गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। गूगल पर आप ट्राई कर लीजिए, कहीं भी ट्राई कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 जून को मनाया जाता है महासागर दिवस। इन्होंने 9 जून किया है, वो गलत है। यदि ऑप्शन में 8 जून नहीं होता तब हम 9 जून करते, तो चलो मान लेते थे कि 8 जून का ऑप्शन नहीं था, 9 जून मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 8 जून इसका राइट आंसर है, 8 जून ही आपको करना है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो दिवस है वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको करवाए हैं, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। 8 जून को महासागर दिवस होता है, और साथ में आपको अभी अभी जो आया है मार्च में वो भी याद कर लेना है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साथ में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो वो भी मैंने आपको पहले बहुत बार करवा रखा है, आप उसे भी जरूर देखिए। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू का जन्म दिवस। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एसटीएबी के एग्जाम में आ चुका है, और आपके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों, क्योंकि 8 जून को अभी अभी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को, और आपका 11 मार्च से पेपर शुरू है, तो आपके पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टका इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, तो टका आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश की मुद्रा है टका। तो भारत की पूछी जा सकती है, भारत की आपकी रुपया है। रुपया का ये साइन किसने दिया है, ये आपको कमेंट में बताना है कि भारत का जो रुपया है उसका ये साइन किसने दिया है। और अभी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो कीमती मुद्रा है वो कौन सी है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये न पूछा जा सकता है, यूएस डॉलर पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं किस देश के हैं। एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल के आएंगे, जैसा कि टेक्नीशियन ए में भी आया था। ये टका वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ब्रह्म समाज सबकी याद है, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अकबर सेकंड ने इस अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी है
राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको ये भी याद कर लेना है 1828 को। सती प्रथा के विरोध या सती प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय। इनके समाज का नाम ब्रह्म समाज है, 1828 में स्थापना हुई है। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक याद कर लीजिए, आनंद मठ पुस्तक है और वंदे मातरम वहीं से लिया गया है। स्वामी विवेकानंद, और ये आपको पढ़ लेने हैं थोड़े थोड़े क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस तरह का अभिनय करती है। अभिनय का मतलब होता है नाटक। अब आपको एक क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि सुवा नृत्य या सुवा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है सुवा लोक नृत्य। अब देखिए, सुवे का मतलब होता है तोता, तो सुवा नृत्य करते समय महिलाएं किसकी तरह करेगी, तोते की तरह वो ऐसे निकाल कर हाथ और ऐसे ऐसे करती है, वो तोते की तरह अभिनय करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। टेक्नीशियन ए के और एस टी बी के एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आए थे दो, तो वो मुझे याद है। एक क्वेश्चन आया था कि गरबा किस, यानी कि गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है या गरबा किस से रिलेटेड है, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात आपको याद रखना था। ये तो सबको याद है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सबने देखा है ना। और एक क्वेश्चन आया था वो मुझे याद है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो घूमर करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी ये छत्तीसगढ़ वाला आ सकता है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। श्रीशैलम बांध आपको याद कर लेना है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। एक दो बांध से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो आपको तीन शब्द मैंने पहले से बता रखे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वो तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे, कौन कौन से हैं। पंथ निरपेक्षता, मैं आपके लिख देता हूं, पंथ निरपेक्षता। फिर आपके जोड़ा गया था अखंडता, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। ये तीन शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवाद। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, समाजवाद, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। और ऑप्शन में पंथ निरपेक्षता दे रखा है, तो ये वाला आंसर होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी देकर भी आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको आर्टिकल पूछा है और आर्टिकल लगाने के लिए मैंने कहा है ए एंड दे की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ए आता है कोई वर्ड है, यानी कि खालिस्तान के बाद वाले वर्ड को पढ़ना है। यदि उसका स्वर यानी कि उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन में यानी कि क से ग तक आता है तो ए लगाना है। एन का होता है उच्चारण में हिंदी में स्वर आना चाहिए, ए आ ई ऊ आना चाहिए, तब एन लगेगा। और द लगता है स्पेशल कैटेगरी में, जैसा कि मैंने इंग्लिश कोर्स में बताया है। देयर इज इजी वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इजी को पढ़िए, क्या है आपकी इजी बन रहा है, और ये है हिंदी का स्वर, तो हिंदी के स्वर से पहले एन आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड। वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरलाइन वन के लिए आपको वन वर्ड बताना है। माई नेक्स्ट डोर न्यूबर इज ए पर्सन हु राइट्स बुक। तो ये बताना है आपको, ए पर्सन हु राइट्स बुक यानी कि एक आदमी जो किताबें लिखता है, ऑथर यानी कि लेखक कहलाता है। इजी क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं। एक पर्सन जो किताबें लिखता है वो ऑथर यानी कि लेखक होता है। तो वन वर्ड भी आपको याद कर लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दैट स्मॉल कॉटेज बाय द रिवर इज। अब देखिए लास्ट में जब खाली जगह हो तो आपको एक ही काम करना है, हमेशा ऑब्जेक्ट भरा जाता है। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लगानी है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो देखिए क्या होता है आपको याद होगा। ऑब्जेक्टिव केस में माई सेल्फ, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, माई कौन सी फॉर्म है और मी कौन सी फॉर्म है। देखिए यहाँ आपकी मी और माइन दो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दैट स्मॉल कटेज बाय द रिवर इज माइन, रिवर इज मी नहीं आएगा, माइन यानी कि मेरी। स्मॉल कॉटेज बाय द रिवर इज माइन, किसी वस्तु के लिए दिखा रहा है तो वो मेरी के लिए माइन ऑब्जेक्टिव आता है। मी अपने लिए आता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुझे।
अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से करवा रखा है, अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इसका आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर आप ही बताइए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपके लिए दे रखा है, आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सिनोनियम पूछा है आपके जीनरस का, और इसका भी आपको याद ही कर लेना है, कोई ट्रिक तो नहीं है। चैरिटेबल, जीनरस, ये सिनोनियम या पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन छपा है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 तो समान हैं, लेकिन चौथा है वो भिन्न है। तो बताइए वो चौथा भिन्न क्या है? तो आपको देखना अर्थ। तो देखिए पहले आपको ऑप्शन दे रखा है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी क्या है? अर्थ एक आपके ग्रह है, तो ये लिख लीजिए आपको ग्रह। फिर आपको देखना है वेनस, ये भी एक ग्रह है। सैटर्न, ये भी एक ग्रह है। आपको ये तीनों दे रखे हैं ग्रह, लेकिन मून देखिए, मून आप कहेंगे है तो अंतरिक्ष से संबंधित, लेकिन ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है। यानी कि तीनों की नेचर में ये तीनों तो समान है, लेकिन मून भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल्ली आपका आंसर है। तो आपने भी इसका आंसर यही वाला किया होगा। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए आज ही टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइंड द रोंग नंबर ऑफ फ्रॉम द सीरीज, रोंग नंबर वाला आपको सीरीज से फाइंड करना है। देखिए सीरीज आपको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है 2, 4, 12, 48 यानी कि 48, 220 और उसके बाद दे रखा है 1440। देखिए 1440 को थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ। अब देखिए 2 से 4 के बीच कितने का अंतर? 2 का अंतर। फिर आपके कितने का अंतर? तो आप कहेंगे 8 का अंतर। फिर 8 की मान, तो आप कहेंगे अंतर नहीं, या अंतर तो बहुत बड़ा हो रहा है कि 220 से 1440 बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। लेकिन आप गुणा में देखिए, ये कितने गुणा हुआ? तो आप कहेंगे 2 गुणा। फिर ये आपके कितने गुणा हुआ? तो आप कहेंगे 3 गुणा। ये देखिए 4 गुणा, ये 5 गुणा। लेकिन 5 गुणा नहीं हुआ, 5 गुणा कीजिए इसका। क्या करेंगे? आपको 48 को 5 से गुणा करना है, तो आप करेंगे 40 और 20 और 24 यानी कि 240 आता है, लेकिन 220 लिखा हुआ है, 240 ही आता है ना। मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, मेरी स्पीड से गलती हो सकती है। ये देखिए 40 और 20 और 24 ठीक है, 224 आपके 240 आना चाहिए। यानी कि इस सीरीज पर यदि हम 240 लिखते हैं तब हमारी ये 5 गुना बनता है। फिर इस 5 गुना को 240 को आप 1400 गुणा कीजिए, 6 गुना, यानी कि आगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6 गुना, यानी कि इसे आपको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। आपके होता है 24 दो हासिल और आपके 12 और 14 यानी कि 1440, यानी कि सही आंसर है। यानी कि यहाँ आपकी 5 गुना किया है, लेकिन 220 लिख दिया है, लिखना था 240, यानी कि यही वाला गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल्ली आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये पूरी पार्ट समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और है क्या? नहीं, आपके कंप्लीट हो गए पूरे क्वेश्चन। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पुराने वीडियोज को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब एंड शेयर की उम्मीद आपसे आज भी है।